नमस्कार दोस्तों। हालात ये है कि सरकारी ओहदा किसी को कितना भी बड़ा मिल जाए, लेकिन उसको लगता है कि बिना रिश्वतखोरी का ये ओहदा बेकार है। तनख्वाह, वेतन बिना रिश्वतखोरी के काफ़ी नहीं है और काफ़ी कमाने के चक्कर में रिश्वतखोरी बहुत ज़रूरी है। और यही मामला अब सामने आया है। पति और पत्नी दोनों ही सेना में कर्नल हैं। पति रक्षा मंत्रालय दिल्ली में तैनात है और उनके पास रक्षा मंत्रालय में उत्पाद विभाग है। वहाँ पे वो कर्नल के पद पर तैनात हैं, कर्नल दीपक कुमार। और कर्नल दीपक कुमार के ऊपर आरोप है कि दुबई की एक आयुध यानी रक्षा से संबंधित सामग्री बनाने वाली एक कंपनी है, जिसको फायदा पहुंचाने के एवज में कर्नल दीपक कुमार ने रिश्वत ली और उसी रिश्वत लेने के आरोप में कर्नल दीपक कुमार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। अब सीबीआई का कहना है कि कर्नल दीपक कुमार लगातार निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के एवज में रिश्वत ले रहे थे। और दीपक कुमार रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद विभाग में ये हेड है और इसलिए ये विदेशी कंपनियों से मिलकर उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये वहाँ से निर्यात करने में लिप्त रहते थे और लगातार कुछ ऐसे एलिमेंट के संपर्क में रहते थे जो इनको रिश्वत पहुंचाते थे, जिसमें दो नाम आए हैं। लेकिन एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो है विनोद कुमार। विनोद कुमार को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि उसके ऊपर आरोप है कि दुबई की जो कंपनी है उससे या उसके सामान को सेना में लाने के एवज में, सेना के लिए बिकवाली के एवज में विनोद कुमार ने कर्नल दीपक कुमार को 3 लाख रुपए रिश्वत में दिए। और सीबीआई कहती है कि ये दुबई की एक लॉजिस्टिक कंपनी है। लॉजिस्टिक कंपनी यानी ये सैनिक उत्पाद यानी आयुध उत्पाद से संबंधित ये सामग्री तैयार करती है, जिसको भारतीय सेना या भारतीय सैनिकों के लिए वहाँ से कुछ वस्तुएं आयात की जाती हैं और उसी का ये मामला है, उसी लॉजिस्टिक कंपनी का मामला है। अब इसमें सीबीआई ने सह आरोपी बनाया है कर्नल दीपक कुमार की पत्नी काजल बाली, जो श्रीनगर में 16वें इन्फेंट्री डिवीज़न आयुध इकाई की कमांडिंग ऑफिसर हैं। अब पति के साथ साथ कर्नल पत्नी काजल बाली को भी सह अभियुक्त बनाया गया है। तो सह अभियुक्त उनको बनाया गया तो उनके घर से सीबीआई का दावा है कि 10 लाख रुपए कैश यानी नकदी बरामद हुए। वहीं कर्नल दीपक कुमार के आवासीय परिसर से 2 करोड़ 36 लाख रुपए से अधिक नकद बरामद हुआ है। ये सीबीआई का दावा है और सीबीआई के गिरफ्त में इस वक्त है कर्नल दीपक कुमार। लेकिन पत्नी कर्नल काजल बाली पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है और सह अभियुक्त उनको सीबीआई ने बनाया है। अब सीबीआई काजल को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो ये सारी जो बातें हैं वो तो है कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के एवज में यहाँ पर पति पत्नी जो दोनों कर्नल हैं उनको रिश्वतखोरी का उनके ऊपर आरोप लगा है, जिसमें पति कर्नल
दीपक कुमार को गिरफ्तार सीबीआई ने कर लिया है और पत्नी को सह अभियुक्त माना है, आरोपी माना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कर्नल के पद पर पहुंचकर भी कोई व्यक्ति या पति पत्नी रिश्वतखोरी के धंधे में क्यों संलिप्त हो गए? क्या पद उनके लिए छोटा था? कर्नल का पद उनके लिए कमाई का कम जरिया लग रहा था, या उनको तनख्वाह कम मिल रहा था और रिश्वतखोरी से वो अधिक धन बना लेना चाहते थे, अरबपति और करोड़पति बनना चाहते थे? ये तो इनके ऊपर आरोप है और ये पकड़े गए। देश के अंदर ना जाने कितने हजारों लाखों सरकारी कर्मचारी, सरकारी फर्म, सरकारी संस्थाओं में बैठे आला अधिकारी रिश्वतखोरी में लिप्त हैं, रिश्वत ले रहे हैं और रिश्वत से वो आलीशान बंगला, गाड़ी, कंपनी, तमाम सब कुछ जो है तैयार कर ले रहे हैं, बना ले रहे हैं। लेकिन जांच सरकार उनकी तो करती नहीं। किसी जगह पे इस तरह की खबरें आती हैं कि इस अधिकारी ने पकड़ा गया, ये रिश्वत में पकड़ा गया। लेकिन क्या सभी अधिकारियों के और सभी बड़े पदों पर बैठे हुए ऑफिसरों की, उनके संपत्ति की जांच होती है? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये सत्ता में बैठे लोगों तक यही अधिकारी रिश्वत के, वसूली के पैसे पहुंचाते हैं। तो जब सत्ता में बैठे मंत्रियों तक, विधायकों तक, सांसदों तक, मुख्यमंत्री तक जब ये पैसे पहुंचाएंगे तो इनका खुलासा कैसे होगा? यानी सबको रिश्वत चाहिए। सरकार में बैठे लोगों को भी रिश्वत चाहिए, अधिकारियों को रिश्वत चाहिए, कर्मचारियों को रिश्वत चाहिए। टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे हुए हर सरकारी मुलाजिम को रिश्वत चाहिए। रिश्वत उसको पसंद है, तनख्वाह के पैसे उसको कम पड़ रहे हैं, इसलिए रिश्वत उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और बिना रिश्वत का लगता है कि वो कोई काम नहीं कर सकता। और सरकारी नौकरी पाया है तो रिश्वत लेना उसका अधिकार है, और रिश्वत बिना उसका काम अधूरा है या उसकी नौकरी अधूरी है, ऐसा उसको लगता होगा। अब सवाल है कि मिलिट्री में ऐसे तमाम अधिकारी हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। जैसे भारत के तमाम शहरों में बड़े बड़े निजी जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं, निजी हॉस्पिटल, उनको मिलिट्री के हॉस्पिटल से या स्वास्थ्य सुविधाओं से अटैच कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं था, 1-2 हॉस्पिटल होते थे। अब एक शहर में 20, 22, 25 हॉस्पिटलों को अटैच कर दिया गया। अब ये अटैच करने का खेल क्या है? जिन अधिकारियों ने अटैच कराया उन्होंने भी कमाई की, और आज जो मिलिट्री के रिटायर्ड या मिलिट्री में जो सेवा दे रहे हैं सैनिक हैं, उनके परिजन हैं, अगर वो बीमार पड़ते हैं, उनको कोई तकलीफ़ होती है तो इन हॉस्पिटलों में उनको भेजा जाता है या इन हॉस्पिटलों के लिए वो अपने को रेफ़र कराते हैं। और इन हॉस्पिटलों में भी खेल होता है, और भर्ती के नाम पर उनको जितने दिन की ज़रूरत होती है उससे अधिक दिन उनको भर्ती दिखाया जाता है या रखा जाता है। दवाइयों का बेशुमार पर्चा तैयार किया जाता है, और तो और उस हॉस्पिटल में जितनी भी जांच संभव हो सकती है वो सारे जांच करा लिए जाते हैं, चाहे उसकी ज़रूरत हो या न हो। तो इसके पीछे का भी खेल क्या है? क्या जिम्मेदार मिलिट्री का जो अधिकारी होता है वहाँ तक ये रिश्वत के पैसे नहीं पहुँचाते हैं, या फिर क्या पूरी तरह से ईमानदार मिलिट्री के अधिकारी बैठे हुए हैं और ऐसी संस्थाओं से 1 रुपया नहीं लेते? ऐसा हो भी नहीं सकता। और जो ये खेल है ये बड़ा लंबा खेल है। तो ये स्थिति आज भारत को दीमक की तरह से चाट रही है। रिश्वतखोरी पूरी तरह से हर व्यवस्था को चाट गया है।
आप किसी भी काम को कराने के लिए कहीं भी जाते हैं, आप थाने जाइए, आप म्यूनिसिपैलिटी जाइए, नगर निगम जाइए, नगर पालिका जाइए, या फिर विकास प्राधिकरण जाइए, चाहे डीएम के कार्यालय जाइए, कहीं जाइए, ब्लॉक पे जाइए, तहसील पर जाइए, कहीं भी आप जाएंगे तो आपसे रिश्वत की मांग होगी। अगर आपसे कोई सीधे रिश्वत नहीं मांगेगा तो आपका काम लटका कर रखेगा और किसी न किसी माध्यम से आपसे रिश्वत मांगेगा, और आप जब रिश्वत देंगे तभी आपका काम आगे बढ़ेगा, अन्यथा आपका काम ज्यों का त्यों वहीं रुका रहेगा, आपका काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो रिश्वतखोरी चरम पे है, और सिर्फ एक कर्नल या पति पत्नी को इसमें आरोपित बना देना ये बहुत आसान सी बात है, लेकिन पूरे सिस्टम में रिश्वतखोरी घुसा पड़ा है, और रिश्वतखोरी को समाप्त करना इतना आसान और इतना मुमकिन तो नहीं लगता। अब हकीकत क्या है, सीबीआई क्या दलील देगी, और दीपक कुमार कितने आरोपित सिद्ध होंगे, या उनकी पत्नी को अगर सह अभियुक्त बनाया गया है तो क्या वो इसमें लिप्त हैं, ये सब जांच के बाद पता चलेगा। और जब ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में कितना टिकेगा, और वहाँ से क्या ये पति पत्नी बरी होंगे या फिर उनको इसका सज़ा मिलेगा। हम फिर किसी दूसरी खबर को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।